मैं मोहम्मद अनस, आपका साइंस टीचर। करियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि अभी हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोग एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के बारे में डिस्कस किए थे और बताया गया एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH C2H5OH या CH3CH2OH। अब इसका जो अणुभार होता है वह होता है 46। फिर उसका संरचना सूत्र बताया गया। हम बनाने की विधि भी डिस्कस किए। फिर हमने उसके भौतिक गुण को भी डिस्कस किया। आज हम उसी के बारे में मतलब उसी को कंटिन्यू करेंगे और नया हेडिंग डालेंगे, रासायनिक गुण। सभी लोग हेडिंग डालिए, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में हम डिस्कस करेंगे कि रासायनिक गुण के साथ मतलब किसी अम्ल के साथ या क्षार के साथ यह एल्कोहल कैसा व्यवहार करता है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग आप डालिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, उसमें हेडिंग डालिए क्षार धातुओं से क्रिया। क्षार धातुओं से क्रिया हो गया। अब हम बात करते हैं एल्कोहल जो होता है, एथिल एल्कोहल क्षार धातु जैसे सोडियम पोटेशियम, हम कह सकते हैं सोडियम या पोटेशियम। यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल लिया गया है, बाद में बात करेंगे क्यों यही लिया गया या क्यों दूसरा नहीं लिया गया। कह रहा है क्षार धातु, एथिल एल्कोहल क्षार धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H या OH, H या OH अपने अंदर से निकालेगा, साथ साथ सोडियम को या पोटेशियम को विस्थापित करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, एक ही अभिक्रिया में आप देखेंगे दो कंडीशन है। आप देखेंगे अभिक्रिया में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड निकलेगा, साथ साथ क्षारीय धातु जो होंगे, जैसे यहाँ दो लिया गया क्षारीय धातु में, एक पोटेशियम एक सोडियम लिया गया, इनमें से कोई एक विस्थापित होगा। जो एग्जाम्पल में लेंगे वह विस्थापित होगा। अब क्लियरली कट आप जान लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि अगर एथिल एल्कोहल क्षारीय धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम से अपक्रिया करे तो H या OH अपने अंदर से निकालेगा। ठीक, उसके साथ हाइड्रो क्या बोलते हैं, किसी क्षारीय धातु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। और हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल C2H5OH C2H5OH। इसे दो क्यों लिया गया अभी बताया जाएगा, अभी बस इतना जानिए C2H5OH। हमने एक क्षार धातु लिया सोडियम, क्या लिया है, सोडियम। अब इसकी अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से करवाया गया। अब देखो सबसे पहले बोला गया कि H या OH बाहर निकलेगा, तो जैसे अभिक्रिया हुआ तुरंत क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। फिर बोला गया कोई क्षार धातु क्या करेगा, इनके साथ अटैक होगा या वह भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम क्या हुआ, सोडियम इनसे क्या कर लिया, विस्थापित कर लिया, और विस्थापित होकर हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और सोडियम स्वतः आकर इनसे जुड़ गया। आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया में एक हटता है दूसरा आके उसके जगह पर जुड़ता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, सोडियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन को अलग कर दिया और अपने आकर एथिल एल्कोहल से जुड़ गया। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन हुआ, हाइड्रोजन तो अलग हुआ, साथ साथ सोडियम क्या किया, विस्थापित किया। क्लियर, परिभाषा लिखिए सबसे पहले, एथिल एल्कोहल की क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया क्षार धातु जैसे सोडियम, क्षार धातु जैसे सोडियम कामा पोटेशियम, सोडियम कामा पोटेशियम आदि के साथ कराने पर
कराने पर इनके OH का H, अब रुक जाओ यहीं पे, आप जान रहे हैं जो यह OH है, यह OH है, इसका कौन H, मतलब इस OH का H क्या होगा, विस्थापित होगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब लिखो इसके OH का H परमाणु इन धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक, और एग्जांपल में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, सोडियम धातु के साथ अब क्रिया करवाया गया। अब बोला गया कि जो एथिल एल्कोहल में OH का H होता है, OH का H होता है, वह इन धातुओं के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। मतलब सोडियम क्या करेगा, इस OH के H को विस्थापित करेगा और यह H किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। अब आप एग्जाम्पल समझ गए, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल डालकर। हम लोग रासायनिक गुण में पहला पढ़े हैं क्षारीय धातुओं से क्रिया, वो पढ़ लिया गया। अब आप नंबर 2 हेडिंग डालिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक, देखो बात करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके सबसे पहले बदलता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में प्लस पानी में। क्या कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सबसे पहले बदलता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल में। ठीक, फिर वही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर दोबारा जब हम अब क्रिया करते हैं तो यह किसमें कन्वर्ट होता है, डाई एथिल ईथर में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम इसी को लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो यह किसी और फॉर्म में चला जाता है जिसको कहा जा रहा है डाई एथिल ईथर में। था क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बाबू एक चीज आप देखिए, यह जैसे लिखा है इस तरह लिखा नहीं जाएगा। हम यह आपको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है। ठीक है, हम वही वाला लिखने जा रहे हैं। आपको पता है इसमें 2 हाइड्रोजन होता है, एक SO4। आप देख रहे हैं यहां पर पानी को अलग कर लिया गया है, तो हम क्या करें, C2H5 OH इसमें से और H इसमें से, इन दोनों को जोड़कर क्या हम बना दे, पानी। क्या बना दे, पानी, H2O। देखिए यहाँ पर OH यहाँ पर H, तो क्या बन जाएगा H2O। आपको पता है अभिकारक में क्या बन रहा है, उत्पाद में पानी यहाँ पर बन रहा है। कोई दिक्कत हो गया। अब देखो, और यह दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको क्या किया गया, एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके पहले किसमें बदला, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं दूसरी अब क्रिया। यहां पर दिया C2H5, ये दिया ना, C2H5 HSO4, ये दिया ना, HSO4। हम क्या करें, HSO4 और यह
आप देखो यहाँ पर सिर्फ एक एच की कमी है ना सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के लिए, हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते H2SO4। तो यह दोनों मिलकर सबसे पहले क्या बना लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह दोनों मिलकर क्या बना लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जो बाकी बचा मतलब C2H5OC2H5। आप देखिए C2 दो बार आ गया ना, मतलब एक बार C2H5 फिर एक बार C2H5, साथ में क्या है O है। तो यह एक बार एथिल, यह भी एक बार एथिल, तो इसको क्या बोला गया, डाई एथिल। और O के कारण क्या है, यह ईथर है, तो डाई एथिल ईथर। कोई दिक्कत समझ में आया? पहले परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखो। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोलते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्रमशः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर निर्मित होता है, डाई एथिल ईथर निर्मित होता है। कोई दिक्कत हो गया? और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो मतलब अभिक्रिया बनेगा। क्या बोला गया है, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है कितने टेम्परेचर पर, 100 से 140। तो जो पहली अभिक्रिया करवाई गई वह 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया गया। तो यहां से यह दोनों मिलकर पानी बनाए, ठीक, और पानी क्या हो गया, अलग हो गया। बाकी जो बचा वह क्या हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हुआ। यह पहली मतलब पहले लाइन की अभिक्रिया पूर्ण हुई। टेम्परेचर पहले लाइन में कितना रहा, 100 से 110 डिग्री। फिर उसी को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, ठीक, फिर क्या किया गया, एल्कोहल के साथ हम अभिक्रिया करवाए। ठीक है, एल्कोहल ही है ना, देख लो सही से लिखा जाए तो कैसे लिखा है, C2H5OH। तो सबसे पहले क्या लिख दिया गया, OH, फिर C2H5 लिखा गया ना, मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाया गया। तो यहां से हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो गया और बचा क्या, डाई एथिल ईथर। ठीक, अब क्रिया आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल और हम लास्ट बार समझा दे रहे हैं। क्या किया गया है, एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया गया। यह दोनों सबसे पहले अपने अंदर से यह OH दिया, यह H दिया, यह दोनों मिलकर जल बनाए और बचा कुचा क्या कहला, हाइड्रोजन सल्फेट। फिर यह हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एल्कोहल से फिर क्रिया किया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह डाई एथिल ईथर में बदल गया, साथ में क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपयोग। हेडिंग डालिए सभी लोग, उपयोग। उपयोग उपयोग लिखिए। पहला उपयोग क्या होगा, पहला उपयोग क्या, मेथिलीन कृत स्प्रिट होता है। ठीक है,
सबसे पहले इसको मेथिलीनकृत स्पिरिट बनाया जाता है एल्कोहल से। अच्छा एक चीज देखो, एल्कोहल जैसे आप सैनिटाइजर लगाते हैं तो आप देखिए हाथ में जाकर ठंडा महसूस होता है। एल्कोहल को भी हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ में कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। ठीक है, देखिए पहला मेथिलीनकृत स्पिरिट बनाने में मेथिलीनकृत स्पिरिट बनाने में नंबर अगला नंबर 2 लिखिए, पेंट सल्फर आयोडीन गोद आदि के विलायक के रूप में नंबर अगला नंबर 3 लिखिए, क्लोरल क्लोरोफॉर्म क्लोरल या क्लोरोफॉर्म लिखा है ना, कामा आयोडोफॉर्म, क्लोरल कामा क्लोरोफॉर्म लिखे हैं। आगे लिखो, आयोडोफॉर्म, ईथर एथिलीन आदि के निर्माण में हो गया। लास्ट लिख लो, मोटर व हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में ठीक, आपका क्या हो गया? उपयोग कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में से ही है। अब पहला पढ़ा गया है एथिल एल्कोहल। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, सभी लोग हेडिंग डालें, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अब इसमें आप साइड में डालेंगे अणुसूत्र, अणुभार, संरचना सूत्र। ठीक, 3 हेडिंग डाल लीजिए। पहला है अणुसूत्र, फिर अणुभार, फिर क्या है? संरचना सूत्र है। ठीक, 3 हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। ठीक, देखिए स्टूडेंट, इसका अणुसूत्र एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। क्या है इसका अणुसूत्र? है CH3COOH। एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है एथेनोइक अम्ल का, ओइक अम्ल, वह होता है सिंगल बॉन्ड COOH। यह इसका ग्रुप होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें जोड़ा क्या गया? मेथ जोड़ा गया ना, मेथ जोड़ा गया। ठीक है ना,
तो आपको कोई पूछे कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा तो आप बताएंगे सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो गया इसका अणुसूत्र। अब अणुभार निकालते हैं। कल आपको बताया गया था कि अणुभार इनके भारों को जोड़कर निकाला जाता है। तो अणुभार कैसे निकाला जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो कार्बन 2 गुणे 12 प्लस 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन, 4 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 16। टोटल जोड़ लीजिए कितना आएगा। आप देखेंगे 12 दूना 24, 24 4 28, 28 16 दूना 32, 32 28 60। टोटल कितना होगा, मतलब इसका जो भार होगा वह कितना होगा, 60 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बात करते हैं इसकी संरचना सूत्र की। संरचना सूत्र, ठीक, यह हो गया। हम क्या करें, इसकी संरचना बनाए। आपको पता है यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक, साथ साथ क्या है 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन भी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, या तो डबल बॉन्ड लगाएंगे या कुछ और व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, जो हाइड्रोजन दिया उसको हम अटैच करें, यही चीज ना। हम पहला क्या करें, 1 2 3, 1 H 2 H 3 H। कोई दिक्कत हो गया। हम क्या करें, इससे ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को जोड़ दे। यहां पर क्या करें, एक ऑक्सीजन को इससे भी जोड़ दे, ठीक। अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन को हम यहां जोड़ दें। अब देखो बाबू, एक ऑक्सीजन के पास 2 बंद होना चाहिए। तो इस वाले ऑक्सीजन को तो पूरा हो गया है? एक हाइड्रोजन से जुड़कर, एक कार्बन से जुड़कर, इसका 2 बॉन्ड चाहिए था, ये दोनों पूरा हो गया। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड नहीं पूरा हुआ। मतलब हम यहाँ क्या करें, एक बॉन्ड और बना दे। इसका संरचना क्या बना, आप देखिए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे थे। यहाँ पर क्या था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। बचा क्या, एक ऑक्सीजन। हम क्या किए, इस कार्बन से अटैच कर दिए। अब एक चीज देखो, अगर ऑक्सीजन से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कार्बन को तुलनात्मक करिए। आपको पता होगा एक कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ वाले ऑक्सीजन का, यहाँ वाले कार्बन का यहाँ वाला हाथ क्या है, खाली है। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। हमारा यह भी कार्बन का क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, और यह ऑक्सीजन भी क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। सबसे पहले आप पूरा यह मॉडल लिख लीजिए। हम अगला मतलब हेडिंग पढ़ेंगे भौतिक गुण, ठीक है। देखिए, इसको बनाने का जो विधि है वो जब आएगा तो पढ़ा दिया जाएगा। अभी क्या है, अभी कोई जरूरत नहीं हमको लग रहा है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया अल्कोहल में भी बस थोड़ा लिखवाया गया, जब आपका तैयारी करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दोनों में बनाने की विधि पे कोई विशेष फोकस नहीं है, मतलब सिर्फ गुण का है और उपयोग का है। हम तो उसका बनवा दिए, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, जब आगे आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। हेडिंग डालिए भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब जो ये एसिटिक अम्ल होता है ना, यह भी रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव्य होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता ही है, लेकिन उसके साथ कैसा होता है, तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव्य होता है। तो पहला नंबर लिखिए आप, नंबर 1 लिखिए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल रंगहीन सिरके जैसी, रंगहीन सिरके जैसी रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला
तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव्य है, द्रव है लिखिएगा, संक्षारक द्रव है। ठीक, अब एक चीज जानिए, यह जल में भी मिल जाएगा, मतलब जल में भी विलय होगा, तो और कार्बनिक पदार्थों में भी विलय होगा, मतलब जिसमें डाले उसमें क्या होगा, आराम से यह घुल जाएगा। जैसे हम शरबत बनाते हैं, चीनी का होता है, विलय होता है ना, चीनी को डालते हैं, पानी में आराम से घुल जाता है। उसी तरह कहा जा रहा है कि यह जल में विलय होता है, साथ साथ कार्बन में भी विलय होता है। कार्बन के विलायकों में क्या होगा, यह विलय होगा। नंबर 2 लिखो, यह जल में तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है। हो गया। अगला देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, यह जल से भारी होता है, ठीक है, दिख रहा है, यह जल से भारी होता है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, कल बताया गया था ना उसका 10.87 ऐसे कुछ बताया गया था, ठीक है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह होता है 1.045। अगला नंबर लिखिए, यह जल से भारी भौतिक गुण नंबर 3, यह जल से भारी है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 1.045 ग्राम पर ml, क्या लिखेंगे, ग्राम पर ml होता है। अब एक चीज लास्ट देखिए, इसका क्या है, इसका जो क्वथनांक होता है वह होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। और गलनांक जो होता है वह होता है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। गलनांक 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्वथनांक 118 और गलेगा कितने डिग्री पर, 16.5। देख लीजिए अगला, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड, 118 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद कल डिस्कस किया जाएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक, इसको कल डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।